स्टार्ट। मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9th के लिए हम इसके अंदर क्या कुछ छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर ज़्यादा आपको तैयार करवा रहा हूं, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर होने के लिए इसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सब तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का कराने का मैं प्रयास करूँगा। छोटे क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, वो तो इसके अंदर अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन लगभग सभी तरह के क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। तब देखिए आप लोग, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर के चैप्टर है, अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक संख्या है। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का जैसे अपने पास इसके अंदर का कोई भी मान दे दिया है कि अब देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार वही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन उनको लेने की कोशिश नहीं करूँगा, ताकि आपको जो होने वाला एग्जाम है उसके अंदर अर्धवार्षिक उसमें आपको इसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी है और आपको इसके अंदर पूछेंगे हर का प्रमेयीकरण कीजिए, हर का प्रमेयीकरण कीजिए। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो बटे में अगर अपने उसके जो संख्या है उस संख्या में वर्गमूल की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो बटे में जो वर्गमूल की संख्या वो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है। ऊपर वाली संख्या को पता है कि अपने को अपने अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे आप, बटे में जो संख्या है वर्गमूल की उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे 1/√5 है या 1/√7 है, तो इसके अंदर हर का प्रमेयीकरण करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, जो संख्या नीचे दी हुई है वर्गमूल की उसी संख्या से अपने पास ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो 1/√7, मैं तीनों क्वेश्चन साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो बटे में अगर कोई वर्गमूल की संख्या आ गई है और इस वर्गमूल की संख्या के साथ में कोई दूसरी संख्या अगर नहीं है, तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, इस संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। इस संख्या के विपरीत चिन्ह से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो √2 को 1 से गुणा किया, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। और वर्गमूल की संख्या को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वर्गमूल की संख्या को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि बटे में अगर सिर्फ वर्गमूल की एक ही संख्या है, इसके साथ में प्लस माइनस में कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो इस स्थिति के तरफ क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल की संख्या है उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। और वर्गमूल की संख्या अगर एक जैसी है तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाता है। ये हमारे पास इसके अंदर इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1/√5 आ गया, √5 5 का वर्गमूल है, उसको √5 बोलते हैं। तो बटे में अगर सिर्फ एक संख्या आ गई है तो इसी संख्या से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको √5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये वही संख्या आ गई। और एक जैसी संख्या वर्गमूल की है उसको अगर गुणा करते हैं तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। अगर आपके पास इस तरह की संख्या आ गई है तो इसी संख्या से नीचे जो वर्गमूल की संख्या है ना, उसी संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ये स्थिति हम तब काम में लेंगे जब नीचे जो संख्या है और केंद्र जो संख्या है उसके अंदर सिर्फ वर्गमूल का एक ही पद है और कोई भी टाइप का पद नहीं हो, तो उसी स्थिति के अंदर का ये नियम काम में लिया जाता है। तो √7 को 1 से गुणा करेंगे तो √7, और एक जैसी वर्गमूल की संख्या को जो गुणा करते हैं तो इसके अंदर वर्गमूल का चिन्ह है वो अपने इसके अंदर का खत्म हो जाता है। तो एक तो इसके अंदर का इस टाइप का जो प्रश्न बढ़ता है। दूसरे टाइप का प्रश्न देखिए, हर के प्रमेयीकरण के अंदर का ये दो तरह के प्रश्न बनते हैं। ये इस तरह की चार पांच क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन इसके अंदर 100% आता है। अभी देखिए 1/2 + √3, जैसे इस तरह की संख्या आ गई है अपने पास इसके अंदर। अब हर का प्रमेयीकरण करना है तो मैंने आपको बताया था बटे में वर्गमूल की संख्या खत्म करके जो हल करते हैं लास्ट में जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है, वही हमारे पास में हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है, वही हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है। तो ये जो संख्या आएगी तो इस संख्या के अंदर हम क्या करेंगे, बटे में जो संख्या है तो वर्गमूल की संख्या अगर है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। और अगर बीच के अंदर क्या है, अगर प्लस या माइनस का निशान आ गया तो बीच में ये जो संख्या है इस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ये बीच में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो संख्या प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अब यहाँ पे देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो पहली संख्या कौन सी है, 2 है, उसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या जो है उसका वर्ग, तो ऊपर वाली संख्या तो वैसे वैसे आ जाएगी। और नीचे इसके अंदर 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो गया। और 3 वर्गमूल का 3 है, उसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 2 - √3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। और बटे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारे पास आपका आंसर जो आएगा वो इसके अंदर के ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर के इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
इसी टाइप से इसके अंदर क्या मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जैसे इसी टाइप का आपने बस इसके अंदर का ये प्रश्न ले लिया मैंने, जैसे इसके अंदर का ये प्रश्न जैसे लिया है √7 माइनस √6 ले लिया है। बटे में जो संख्या है उस संख्या के अंदर यहाँ पे क्या है, अगर प्लस है तो माइनस से गुणा करना है, माइनस है तो प्लस से गुणा करना है। अब यहाँ पे देखो दो संख्या है, ऊपर तो चाहे कोई भी संख्या हो, नीचे संख्या जो है उसके अंदर क्या है, वर्गमूल की संख्या है। एक संख्या वर्गमूल की है और एक संख्या वर्गमूल की नहीं है, तो दोनों के बीच के अंदर जो चिन्ह है, इस संख्या को पहले तो वैसे के वैसे लिखेंगे। यहाँ पे बीच में जो चिन्ह है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है, इस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो दोनों संख्याएं जो दे रखी है, चाहे वर्गमूल की है चाहे बिना वर्गमूल की संख्या है, इस संख्या के बीच में जो चिन्ह है उसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास प्रश्न के अंदर देखो हल करेंगे तो एक से किसी संख्या को गुणा करने पे तो वही संख्या आ गई। और यहाँ पे देखो दोनों संख्या पहली और दूसरी संख्या एक जैसी है, तो पहली संख्या का वर्ग बीच में माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अपने को पता है कि अपने 8वीं क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, दोनों संख्या अगर एक जैसी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, ब्रैकेट का मतलब गुणा का चिन्ह होता है बीच में, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये सूत्र अपने पास में काम में लेंगे। इस सूत्र को हम काम में लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, √7 प्लस √6, और इसके अंदर कोई भी संख्या वर्गमूल की है तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल खत्म, इसका वर्ग करेंगे तो इसके अंदर का वर्गमूल खत्म, तो √6 प्लस √ ये, और बटे में इसके अंदर कितना होगा, दोनों को घटाएंगे तो एक आ गया। बटे में अगर एक होता है तो एक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपने पास इसके अंदर का प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ये अपने पास प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न ही आ गया, 1 में √7 माइनस 2 आ गया। तो चाहे कोई भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो सब क्वेश्चनों के अंदर हल करने का तरीका एक ही है। यहाँ पे प्लस आ जाए तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस संख्या को पहले लिख लो, यहाँ पे जो बीच में संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है, इस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है, बस ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ गई। और नीचे देखो ये दोनों संख्या एक जैसी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक जैसी है, तो पहली संख्या का वर्ग कर दो माइनस दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, तो ऊपर तो हमारे पास इसके अंदर √7 प्लस 2 हो गया, और किसी भी संख्या की वर्गमूल की संख्या उसका वर्ग करेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास क्या, ये वर्गमूल का निशान खत्म हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे पास हल करेंगे तो √7 प्लस 2, और इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 3 आ गया। बटे में अगर एक आता है तो एक लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक के अलावा अगर कोई संख्या आ गई है तो इस संख्या को हम वैसे के वैसे लगा देते हैं। अब इसी प्रश्न में देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या करना है, देखिए एक क्वेश्चन अपने पास बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है, √3 माइनस √5। अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्या एक के बजाय कुछ और संख्या आ गई है, अगर एक के अलावा अगर अपने उसका कोई और टाइप की संख्या आ गई है तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, इस टाइप के प्रश्न को हल करेंगे तो क्या करेंगे, बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो निशान है ना उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करता है, तो ऊपर आपने वैसे देखो 3 को इससे गुणा करेंगे तो इसके अंदर अगर एक से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अगर एक के अलावा अगर कोई संख्या है तो यहाँ ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट का मतलब 3 का इस पूरी संख्या से गुणा है। अब आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी रूप में छोड़ दो। और नीचे देखो दोनों संख्या क्या है, पहली और दूसरी संख्या एक जैसी है, तो पहली संख्या का वर्ग और बीच में माइनस का निशान आएगा, दूसरी संख्या का वर्ग। अब ऊपर वाली संख्या तो वैसे वैसे आ गई, और √3 का वर्ग तो 3 हो गया, और √5 का वर्ग कितना हो गया, 5 हो गया। अब 3, अब ये संख्या तो ऊपर वाली संख्या तो वैसे वैसे लिख देंगे। अब 3 रुपये तो अपने पास फायदा है, 5 रुपये का घाटा है, तो कुल मिला के अपने पास क्या होगा, 2 रुपये का घाटा हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इस प्रश्न का आपके पास में आंसर आ जाएगा। एक तो इसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो 2 टाइप के प्रश्न मैंने करवाए। अब इसी तरह से देखो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर अलग टाइप के और बनते हैं, ये और देखिए आप। अब 3 प्लस √23 और माइनस √23। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि ये संख्या प्रीमियम संख्या है या अप्रीमियम संख्या है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको आप अलग हल करेंगे। तो एक संख्या अगर प्लस की है और एक संख्या अगर माइनस की है, और संख्या अगर एक जैसी होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ऐसा प्रश्न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक संख्या आपने बस इसके अंदर क्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, और दोनों संख्या वर्गमूल के अंदर है चाहे बिना वर्गमूल में, संख्या अगर एक जैसी होनी चाहिए,
एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो जब इसके अंदर के ये आपस में क्या होगा, जब इसके अंदर के बीच में प्लस का और एक में माइनस का निशान है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका हमारे पास आंसर कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे क्या कोई वर्गमूल की अगर संख्या होती है, अगर वर्गमूल की संख्या होती है तब तो ये क्या होगी हमारे पास, इसके अंदर का जो आंसर आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, अगर आंसर है वो अपने पास क्या देखो बिना वर्गमूल की संख्या आएगी तब तो इसके अंदर का आंसर क्या लिखेंगे, अपने अप्रिमेय संख्या लिख देंगे। ये इसके अंदर का आंसर क्या लिख देंगे, प्रीमेय संख्या लिख देंगे। और अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखो जैसे इस तरह का प्रश्न आ गया, अब एक संख्या तो ऐसी है और एक संख्या ऐसी है, दोनों को प्लस करना है, तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या अगर माइनस की है, दोनों संख्या अगर एक जैसी है, एक प्लस की और एक माइनस की थी, आपस में कट जाएंगी। तो अगर आपने पास हल करते हैं फिर लास्ट के अंदर जो उत्तर आता है उसमें अगर वर्गमूल की संख्या आती है तो हमारे पास इसके अंदर का आंसर क्या लिखेंगे, अपने आंसर ये लिखेंगे, ये अप्रिमेय संख्या है। आपको इस तरह के प्रश्न छोटे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, ये अबेसदय में पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर संख्या जो आती है, उत्तर जो आता है उसके अंदर बिना वर्गमूल की संख्या आती है तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, प्रीमेय संख्या लिखेंगे। अगर हल करने पर लास्ट में जो कट कटा के सारी वैल्यू जो आती है उसके अंदर क्या, अगर वर्गमूल का पद आता है, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल का पद अगर आता है तो ये अप्रिमेय संख्या कहलाती है, और बिना वर्गमूल का पद आता है तो हमारे पास ये संख्या क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्या कहलाती है। अब इसी टाइप का देखो छोटा सा एक क्वेश्चन इसके अंदर का और ले रहा हूं मैं, देखिए। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में, पहला जो चैप्टर है उसमें इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, सभी के छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोगों को अभ्यास करवा देता हूँ। तो अब देखो 3 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 दे दिया, अब आपको हल करना है। तो 3 यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, और वर्गमूल की संख्या को वर्गमूल की संख्या से गुणा करेंगे। 3 तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, और 2 वर्गमूल की संख्या अगर एक जैसी है तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। दोनों संख्या अगर वर्गमूल की है और एक जैसी है तो इसको गुणा करेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया हमारे पास। इसको हल करना पूछे तब तो आंसर ही आ जाएगा। और अगर आपको पूछ लें कि ये प्रीमेय संख्या है, ये अप्रिमेय संख्या है, ये प्रीमेय संख्या है, ये अप्रिमेय संख्या है, एक तो इसमें ये पूछ लें इनका आपस में गुणा कीजिए तो अपने पास इसके अंदर का इसका गुणा तो ये हो गया, ये आपका आंसर है। और अगर आपको पूछ लें कि प्रीमेय संख्या है या अप्रिमेय संख्या है, तो अगर हल करने पे लास्ट में अगर वर्गमूल की संख्या बचती है तब तो आंसर क्या आएगा, अप्रिमेय आएगा। और अगर वर्गमूल की संख्या नहीं बचती है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का आंसर क्या होगा, प्रीमेय संख्या होगा। तो आपको इसका आपको जोड़ भी पूछ सकते हैं, घटाव भी पूछ सकते हैं, गुणा भी पूछ सकते हैं, भाग भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह का इसके अंदर का अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए, एक संख्या ये है और एक संख्या हमारे पास इसके अंदर ही है। अब अपने को कह दें कि इसके अंदर का इसको हल करो या सरल करो, तो अब अपने पास इसके अंदर क्या इसको हल करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब बीच में क्या गुणा का निशान है। तो अगर ऊपर और नीचे अंश में और हर में अगर एक जैसी संख्या आती है, और अगर संख्या ऊपर और नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी होती है और बीच में गुणा का निशान होता है तो ये संख्या आपस में कैंसिल की जा सकती है। ये ध्यान रखना है कि इन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होना चाहिए, उसी स्थिति के अंदर ये संख्या आपस में कैंसिल होंगी। तो इसके अंदर कैंसिल करने के बाद में लास्ट में आपके पास आंसर क्या बन गया, 3/2 बच गया। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी अपने पास इसके अंदर का एक प्रश्न और ले लेता हूँ मैं। देखिए इसके अंदर का जैसे आंसर को अपने क्वेश्चन दे दिया गया 2√7 बटे में 3√7, तो ये बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो ये संख्या तो आपस में कट गई, तो लास्ट के अंदर आंसर क्या बचेगा, 2/3 बच जाएगा। तो इस तरह के छोटे प्रश्न है वो अपने को आपको पूछे जा सकते हैं, या वैसे ABCD में भी आ सकते हैं और वैसे हल करने भी पूछ सकते हैं, दोनों टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब तीसरे टाइप का अपने पास इसके अंदर का जो प्रश्न पहले चैप्टर के अंदर बढ़ता है वो इस तरह का क्वेश्चन बढ़ता है, जैसे 64 की पावर 1/2 5 पूछ लिया। इस तरह का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। हो सकता है आपको 3 क्वेश्चन देके कहते 2 करो, या 2 क्वेश्चन देके कहते दोनों करो, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्राय पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस तरह का जो प्रश्न आता है, तो सबसे पहले इसके अंदर के इसके अपने को भाज्य गुणनखंड करते हैं, जो अपने छोटी क्लासों में किया करते थे, 6ठी 7वीं 8वीं वाली वही चीज़ है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 64 में 2 का भाग दो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो संख्या आपको दे रखी है इसको इकाई का अंक बोलते हैं। तो इस संख्या 2 के पाड़े में अगर आती है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देने का अभिप्राय क्या होता है, इस संख्या का अपने को आधा करते हैं, तो इस संख्या का आधा अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 32 हो गया। इसी तरह से फिर इसका आधा करेंगे, तो इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, ये 16 हो गया। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 16 का आधा कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का 8 हो गया। फिर इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर इसका आधा कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर इसका आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, और 2 का आधा हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 1 आ जाएगा।
अब 1 2 3 4 5 6। अब ये संख्या देखो किसी भी तरह से दी जा सकती है। इसमें 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैं एक ही साथ बताता हूँ। तो 64 बराबर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो ये लिख लेंगे 64 बराबर, या नीचे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। गलती मत कर देना। तो इसका हमने 6 बार, इसका हमने 2 6 बार आ गया तो ये 2 की पावर 6 होगी। 2 6 बार आया तो 2 की पावर 6 होगी है। अब इसके अंदर क्या लिख देंगे? 2 की पावर 6 और पावर 1/2। अब इसके अंदर क्या देखो, ये घातांकों का नियम है, तो घातांकों के नियम के अंदर का रूल क्या होता है? ये आधार है, ये पावर है, ये होल पावर है, तो पावर और होल पावर होती है, इसको आपस में गुणा कर देते हैं। पावर और होल पावर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसके हल करेंगे तो 2 पावर और होल पावर को गुणा करेंगे तो 2 के बड़े से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना 8 आ गया। अब 2 को 3 से गुणा नहीं करते, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करते हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, हमारे पास आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्या, मैं फिर वापस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या है? सबसे पहले 64 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6। ये कितनी बार आ गया? 6 बार आ गया। तो 2 जितनी बार आएगा उतनी बार लिख दो, 2 जितनी बार आएगा उतनी बार लिख दो। अब 2 की पावर 6, अब अपने पास क्या पावर कितनी होगी? जो अपने को दे रखी है। ये तो आधार होता है, ये पावर होती है, और पावर की पावर होती है उसको होल पावर बोलते हैं। होल का मतलब सारे की पावर। तो इसमें नियम क्या होता है? पावर और होल पावर को आपस में गुणा कर देते हैं, पावर और होल पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस दोनों को गुणा कर दिया। अब 2 के बड़े से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, या 6 में 2 का भाग दे दिया, 3 आ गया। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 2 का 3 बार गुणा है, न कि 2 का 3 से गुणा है। 2 का 3 से गुणा करके अगर आप 6 लिख दोगे तो आपका आंसर कट जाएगा, आपका क्वेश्चन है वो 0 नंबर का हो जाएगा। तो 2 को 3 बार लिख दो, 2 को और तीनों के बीच में क्या करना है? गुणा का निशान लगाना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4, 4 दूनी 8, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास के प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा देखो चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने पावर जैसे सपोज करो ये ले लिए, 1/3 ले लिए, तो 1/3 लेऊंगा तो स्थिति के अंदर क्या आएगा? 64 को मैंने अभी क्या लिखा था? 64 को मैंने क्या लिखा था? देखो 2 की पावर 6। तरीका वही है, सारे प्रश्नों का तरीका एक जैसा ही है। इस तरह के 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। एक ही प्रश्न में 3-4 पार्ट देते हैं तो आपको एक प्रश्न की ज़्यादातर छूट दी जाती है। हो सकता है छूट दें या नहीं दे, वो अलग बात है, जैसे भी आएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे? 2 की पावर, अभी मैंने बताया था पावर और होल पावर को, पावर को होल पावर को गुणा कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा? 3 एकम 3, बीच में गुणा का निशान है तो इसके अंदर क्या होगा? 3 के पार्ट से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 से गुणा, 2 का 2 से गुणा कितना हो गया? 4 हो गया। तो एक तो इसके अंदर का ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। एक यही प्रश्न है वो अपने पास इसके अंदर का देखो इस तरह से पूछा जाता है। 32 वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। 32 की पावर जैसे 1/5 है, तो 32 अगर लिखेंगे तो हमारे पास देखो इसको छोड़ दो आप। अब 32 में शुरू करेंगे तो 32 में भाग देंगे तो 2 कितनी बार आएगा? 5 बार। वही स्थिति आ गई। तो इसका मतलब 2 हमारे पास इसके अंदर कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। ये 2 की पावर 5 लिखनी है, ये 2 ऐसे मत लिख देना, फिर ये 25 पढ़ा जाएगा। तो इसके अंदर क्या 2 की पावर 5 लिखो, या ब्रैकेट डाल के पावर को थोड़ा सा ऊपर लिख दो। ऊपर घात होती है ना, उसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो 2 की पावर 5 होगी तो 32 होगी, तो वही पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, तो उसी तरह से हल कर दो। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखो 32 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 और पूरे की पावर कितनी है? 1/5। और अभी मैंने आपको ये बताया था, ये तो क्या होगा? आधार हो गया, ये पावर होगी और ये होल पावर होगी। अब पावर और होल पावर को गुणा कर दो, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या होगी? 5 से 5 काट दो, तो 5 से 5 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 को 1 से गुणा किया 1। और किसी भी संख्या की पावर 1 क्या होती है? वही संख्या होती है, तो पावर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक ही जैसे प्रश्न है सारे के सारे। थोड़ी सी एक बार आप या 2 बार रीडिंग लगा लेना, फिर आपके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ये जैसे 16 दिया है, तो 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, फिर इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है? 2 का भाग दिया तो 4, फिर इसके अंदर 2 का भाग दिया तो 2, फिर 2 का भाग दिया तो 1। तो यहाँ पे 16 आएगा तो इसका मतलब 1 2 3 4, ये संख्या कितनी बार आएगी? 4 बार आएगी, तो 2 की पावर 4। अब इसी तरह से देखो 16 की पावर आपको 1/2 दे दे। अगर इसी तरह से प्रश्न आपको पहले दे दिए तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 पावर 1/2। पहले 16 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 4 पावर 1/2। और अभी मैंने आपको नियम बताया था, ये आधार है, ये पावर है, ये होल पावर है, तो पावर और होल पावर को गुणा कर दो, तो 2 की पावर 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 का 2 से गुणा, 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 से गुणा नहीं, 2 का 2 बार गुणा, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा उत्तर, ये 4 आ गया। अब यही प्रश्न अपने पास इसके अंदर का इस तरह से भी पूछा जाता है, इसके अंदर का 3/4 दे दिया, ये प्रश्न अगर ऐसे दे दिया तो 16 को क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हल करते हैं, इसको भाग देंगे भाज्य गुणनखंड बना के उसी तरह से हल कर देंगे। अब इसकी पावर कितनी है, 3/4, तो यहाँ पे 2 पहले आधार लिखेंगे और पावर और होल पावर को गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 3/4। अब देखो 2 आधार तो पहले आ गया और इनको आपस में गुणा करो। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, गुणा का जब निशान होता है ना, या तो ऊपर नीचे कटेगी संख्या या तिरछी कटेगी, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या नहीं कैंसिल होती, ये ध्यान रखना है। नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कैंसिल नहीं होती, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली कैंसिल नहीं होती। ऊपर नीचे वाली संख्या या तिरछी संख्या वो कैंसिल हो सकती है। तो 4 के पहाड़े में दोनों आ रही है, तो 4 को पहाड़े से काट दो, तो 2 की पावर कितना होगा, 3 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे, तो 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारे पास इसके अंदर का आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 125 की पावर 1/3 दे दिया, तो 125 के अंदर क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। आपको सिंपल पढ़े आने चाहिए, तो 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 125 बराबर क्या हो गया, 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो 5 की पावर 3। तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3। अब इसके अंदर क्या, पहले तो ये नीचे जो है वो तो आधार है, और पावर और होल पावर को आपस में गुणा कर दो। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना है आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 की पावर 1 को 1 से गुणा किया 1, और किसी भी संख्या की पावर अगर 1 होती है तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये अपने पास में 5 आंसर आ जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, 81 की पावर 1/4 दे दी है, तो 81 के अंदर क्या होगा, 1 के पहाड़े में ये तो नहीं आता है, अब 3 का भाग दो, तो 81 में 3 का भाग देंगे तो 27 आएगा, फिर 3 का भाग 9 27 में देंगे तो 2 आएगा, फिर 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 आएगा, और इसके अंदर क्या ये, तो 81 बराबर कितना हो गया, 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो 3 की पावर 4। अब देखो पहले तो आधार लिखेंगे और पावर और होल पावर को आपस में गुणा कर देंगे। ये तो आधार है, उसको थोड़ा सा बड़ा लिखा करो और पावर को थोड़ा सा ऊपर लिखा करो। अब 4 से पहाड़े से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और किसी भी संख्या की पावर अगर अपने पास इसके अंदर का अगर 1 होती है तो पावर लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का आपका आंसर हो गया। ये सभी टाइप के प्रश्न हम निश्चित तौर के पर आएंगे। कोई क्वेश्चन एक बार आ जाए, एक नंबर में आ जाएगा, किसी क्वेश्चन के अंदर के 2 पार्ट आ सकते हैं। तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन है उनका आपको थोड़ा मैं अभ्यास करा देता हूँ। अब पेपर के अंदर का किसी भी टाइप का पेपर आ सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर वैसे पूछते नहीं है 9th के अंदर। वार्षिक परीक्षा का पेपर तो फिर भी टफ आता है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर वो बिल्कुल सामान्य सा पेपर आता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह के दे दिया है, 2 की पावर 1/3 गुणा 2 की पावर 1/2। अब घातांकों के नियम जो आपने पढ़े हैं उसमें नियम क्या होता है, अगर नीचे वाली जो आधार है वो अगर एक जैसा होता है, आधार अगर एक जैसा होता है, बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो पावर जो होती है वापस में जुड़ जाती है। अगर आधार है वो एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान है तो इसकी घातें जो होती है पावर वापस में जुड़ जाती है। तो इसके अंदर 2 को तो नीचे लिख लो। अब इसके अंदर 3 और 2 का अपने पास कैल्शियम ले लेंगे। तो 3 और 2 के बारे में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 और 2 के बारे में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 और 2 के बारे में सबसे छोटी संख्या 6। तो 6 हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका लघुत्तम या एलसीएम हो गया। अब 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि ये संख्या आएगी, 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को इससे गुणा कर दो, तो 2 को इससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से 2 आ गया, बीच में निशान प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इसी तरह से 2 का पहाड़ा अपने को कहाँ तक पढ़ेगी ये संख्या है, 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। तो इसका हमारे पास उत्तर कितना हो गया, 2 की पावर, इन दोनों को जोड़ दो तो 5/6। ये हमारे पास के इस प्रश्न का आपका उत्तर आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो इसके अंदर का इस तरह के प्रश्न के अंदर कोई भी प्रश्न आ सकता है। आधार अगर अपने पास अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का चिन्ह है
तो इसके अंदर क्या होती है, ऊपर वाली इसकी घातें जो होती हैं, इसकी जो पावर होती है वापस में जुड़ जाती हैं। ये छोटे छोटे नियम है इसके अंदर का। इसको एक बार थोड़ा सा, अगर 2 बार आप इसको वीडियो को देख लोगे तो आपके अंदर कहीं से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने पास क्या क्वेश्चन पेपर के अंदर आप निश्चित तौर पे कर पाओगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह का जैसे देखो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 1/4 ले लिया मैंने जैसे। तो आधार एक जैसा है तो बीच में क्या करेंगे, वही नियम लगाओ। तो आधार एक जैसा है तो इसके अंदर क्या होगा, बीच में गुणा का निशान है, आधार एक जैसा है तो पावर को आपस में जोड़ देंगे। अब 5 की पावर, अब देखो इसको हल करेंगे तो किस तरह का मान बनेगा, इस चीज़ को आपने उसके प्रश्न के अंदर अगर हल करेंगे तो किस तरह का मान बनेगा, देखिए आप। तो 2 और 4 के पाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। 2 का पाड़ा और 4 का पाड़ा लिख लो। सबसे पहले जो संख्या आएगी वो संख्या क्या कहलाती है, इसका लघुत्तम कहलाती है, सबसे छोटी संख्या। 2 के पाड़े में और 4 के पाड़े में सबसे पहले संख्या कौन सी आएगी, 4 आएगी। भी 2 का पाड़ा लिख दिया आपने, 2 4 से 8, और 4 का पाड़ा लिख दिया 4 8 12, और सबसे पहले जो संख्या आएगी वो संख्या हमारे में से इसका लघुत्तम कहलाती है। अब देखो 2 का पाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस लगा लेना, माइनस है तो माइनस लगा लेना। 4 में 4 का भाग दिया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो इसका अपने हमारे पास आंसर कितना हो गया, ये 3/4। 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, ये हमारे पास में प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखो एक छोटा सा प्रश्न और ले रहा हूं मैं आपको। ये आपके अफेयरली हो जाए, उसके बाद में मैं छोटी क्लासों की वीडियो बनाया करूँगा। तो इस करके कक्षा 9th और 10th के जो विद्यार्थी हैं उनसे मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि जिनका बेस कमज़ोर है, जिनका पीछे की जो छोटी कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, उसके अंदर कमज़ोर है, तो वो छोटी क्लासों वाली वीडियो उसके अंदर के 15-20 मिनट की देखने का रेगुलरली बनाओ आप। फिर आपको मैथमेटिक्स में अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको 9th 10th के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब अगर आप 9th के अंदर है तो वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसके अंदर के महीने भर के अंदर का आपका पीछे वाली क्लासों का बेस अगर क्लियर हो गया ना, तो उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 10th में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए इसके अंदर का एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और ले रहा हूँ। 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3, इस तरह का जैसे प्रश्न ले लिया मैंने। अब देखिए इसके अंदर के इस प्रश्न को अपने वैसे अगर हल करेंगे तो देखो बीच के अंदर क्या होगा, आधार एक जैसा है, बीच में निशान क्या होना चाहिए, गुणा का निशान होना चाहिए, ये शर्त है। अगर गुणा का निशान है तो ये नियम काम में लेंगे। तो आधार को तो पहले लिख लो और पावर को आपस में प्लस कर देंगे। अब देखो बटे में संख्या अगर एक जैसी होती है तो इसके अंदर का ये लघुत्तम हो जाएगा। बटे वाली संख्या अगर एक जैसी है तो हमारे पास भी ये इसके अंदर का इस प्रश्न का लघुत्तम हो जाता है। अब 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को इससे गुणा किया तो ये संख्या आ गई। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा दो। 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो ये मान आ गया। अब 2 की पावर, अब देखो इसमें क्या हुआ, 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको ये छोटे और बड़े दोनों टाइप के प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। जो प्रश्न 99% आते हैं वही प्रश्न दे रहा हूँ आपको। ज़्यादा आलतू फालतू टाइप के प्रश्न या मुश्किल चैप्टर के क्वेश्चन है वो इसके अंदर का नहीं करा पाऊंगा आपको, क्योंकि इतना अपने पास इसके अंदर का अपने पास में टाइम ही नहीं है। और पहले मैंने जो वीडियो बना के डाली हुई है उनको अगर देखना चाहें तो आप इसके अंदर का आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हमारे पास देखिए इसके अंदर का किस तरह का जैसे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न जैसे इस तरह का आ गया, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर अपने पास इसके अंदर का 1/4। यहाँ पे ब्रैकेट डाल भी सकते हैं, हो सकता है ब्रैकेट नहीं भी डाले, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको सीधा भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है पेपर के अंदर 11 की पावर 1/4। तो बुक में जो छोटे छोटे जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और जिन्होंने पहले कम प्रैक्टिस की है वो इसके अंदर वीडियो को थोड़ा सा 2 बार देख लेना, जैसे एक बार अब देख लेना, एक बार लेट आवर्स में देख लेना, या इसके अंदर का सुबह जल्दी देख लेना। इतने में आपके अंदर का आपका प्रश्न है उसके अंदर का बढ़िया परफॉर्मेंस निकल जाएगी। अब अगर संख्याएं बटे में है, अगर संख्याएं बटे में अगर ऐसे दे दे, या 11 की पावर 1/2 फिर भाग का निशान दे दे 11 की पावर 1/4, ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है, ये भागा इसका मतलब ये संख्या बटे में आ गई है। इस तरह की संख्या आ जाए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने पास क्या, अगर संख्याएं बटे में या इसके अंदर के भाग का निशान आ गया, और अगर अपने पास क्या दोनों संख्याओं का आधार अगर एक जैसा है तो इसके अंदर के जो घातें होती है ना, जो पावर होती है वो आपस में घट जाती हैं। घातें जो होती है वो आपस में घट जाती है। बस बेसिक आपको नियम याद रखने हैं और इसके अंदर प्रश्न के अंदर कहीं भी कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब 11 को तो वैसे वैसे लिख देंगे। अब इसके अंदर क्या 2 और 4 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 और 4 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 है, तो ये इसका लघुत्तम हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 2 1 से गुणा कर दो। फिर यहाँ पे नहीं माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देना। 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा किया तो अपने बस ये माना गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 11 की पावर। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ये इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 की पावर 1/5 भाग 7 की पावर 1/3। प्रश्न आपको इस तरह से दे दे और चाहे इस तरह से दे दे, एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन मत लेना। इस संख्या में इसका भाग दो या ये बटे में ये। अभी मैंने आप लोगों को बताया था अगर बटे में है इसका मतलब ये भाग है, ये इसके अंदर भाग दे दिया, ये इसके अंदर क्या होगा इसका भिन्न रूप हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर भाग देने वाली जो संख्या होती है वो अगर एक जैसी होती है तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले ये संख्या लिख लो और इसमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली जो संख्या पावर है उसको आपस में घटा दो। आधार एक जैसा है और अगर संख्या भाग के अंदर है तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर क्या है, ये जो संख्या है इसकी जो पावर होती है वापस में घट जाती है, तो ऊपर वाली पावर को वैसे ही लिख दो, नीचे वाली पावर को अपने ऊपर ले जाओ। अब 3 और 5 के बारे में देखो तो 3 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा जब लिखेंगे तो 3 के बारे में और 5 के बारे में सबसे पहले कौन सी संख्या आती है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इसका पहाड़ा लिख लिया करो, 3, 6, 9, 12, 15। तो सबसे पहले जो संख्या आती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका लघुत्तम कहलाती है। तो हमारे पास 3 और 5 के पहाड़े में सबसे पहले एक जैसी संख्या आएगी, वो इस संख्या का क्या कहलाती है, लघुत्तम कहलाती है। तो ये इसका एलसीएम या लघुत्तम हो गया। अब 5 का पहाड़ा कहाँ तक बढ़ेगी ये संख्या है, 5 का पहाड़ा कहाँ तक बढ़े कि हमारे पास इसके अंदर ये संख्या है, तो 5 का पहाड़ा इसके अंदर 3 तक बढ़ेंगे तो 15 आएगा। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है, तो 3 एकम 3, या निशान जो भी है प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। अब 3 का पहाड़ा देखो कहाँ तक बढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 5 तक बढ़ेंगे तो 15 आएगा। 5 को 1 से गुणा कर दो तो हमारे पास इसके अंदर का ये मान आ गया। तो 7 की पावर, अब देखो 3 रुपये तो फायदा है, 5 रुपये घाटा है तो 2 रुपये घाटा हो गया। तो या तो इस प्रश्न का आप आंसर इस तरह से लिख दीजिएगा, और अगर पावर नेगेटिव आती है, पावर अगर माइनस में आती है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बटे में इस संख्या को, पावर अगर नेगेटिव आ जाए ना, पावर माइनस में आ जाए तो इस संख्या को 1 बटे में करके इसको नीचे ले जाओ तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाती है। तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर है उसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आपको दोनों स्थितियों के अंदर के पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या, सपोज करो आपने को ये दे दिया है, मान लिया कि अपने पास ये प्रश्न है वो आपने को इस तरीके से दे दिया है कि दोनों संख्याएं इसके बीच में क्या गुणा का निशान आ गया, इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान आ गया। तो गुणा का निशान आ गया तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, आधार अगर एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो अभी मैंने बताया था आपको दोनों की जो पावर होती है, जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 3 और 5 के बारे में एक जैसी संख्या कौन सी है, 15। 3 और 5 के बारे में अभी मैंने बताया था पढ़ा लिख के, तो 3 और 5 की संख्या में सबसे पहले एक जैसी संख्या आएगी, वो इसका लघुत्तम कहलाती है, वो इसका एलसीएम कहलाती है। अब 5 का पढ़ा देखो इसके अंदर क्या कहाँ तक पढ़े, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, 7 की पावर, इन दोनों का लघुत्तम तो कितना हो गया, ये तो वैसे का वैसे लिखना है और इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना है पावर के अंदर। तो 3 और 5 का लघुत्तम तो 15 हो गया, 5 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ोगे कि 15 आएगा, 5 दिया 15, 3 को 1 से गुणा कर दो, बीच में जो निशान है प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। 3 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ोगे कि ये संख्या आएगी, तो 3 5 है 15, 5 को 1 से गुणा कर दिया। अब आपने वैसे इसके अंदर क्या, 7 की पावर कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, 8 बटे में 15। ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें लास्ट टाइप का जो इस प्रश्नावली के अंदर प्रश्न बनता है वो और थोड़ा देख लीजिएगा। एक बटे में 3 की पावर 5 और पूरे की पावर अपने पास इसके अंदर अगर 7 दे दी है, इस तरह का जैसे प्रश्न आ गया है, या 2 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 2 पूरे की पावर अपने पास इसके अंदर 2 दे दी है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है a बटे b की पावर n आ गई है, तो a की पावर n लिख देंगे, b की पावर n लिख देंगे, इसको अलग अलग इसके अंदर के पावर से गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पे देखो 1 की पावर 7 और बटे में इसके अंदर क्या लिख देंगे 1 की पावर 7 और फिर 3 की पावर 5 और इसकी पावर 7। पहले 1 की पावर कर दो, फिर ये जो नीचे वाली संख्या है उसकी पावर 7 कर दो, जो पावर दी है। पहले ये जो संख्या दे रखी है उसकी पावर ये कर दो, फिर इसके अंदर ये जो संख्या दे रखी है उसकी पावर कर दो। 1 को 7 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे मैंने अभी आपको नियम बताया था, ये धार है, ये पावर है, ये होल पावर है, तो पावर और होल पावर का गुणा कर दो, तो ऊपर तो 1 आ गया। अब 3 की पावर, अब इसके अंदर क्या 5 को 7 से गुणा कर दो, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा, ये इस प्रश्न का हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, जैसे मैंने ये दूसरा प्रश्न लिखा है, तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या करेंगे अपने, पहले ऊपर वाली जो संख्या है उसकी पावर ये लिख दो, फिर नीचे वाली जो संख्या है उसकी पावर ये लिख दो। पहले ये ऊपर वाली जो संख्या है उसकी पावर ये लिख दो, फिर नीचे वाली जो संख्या है उसकी पावर ये लिख दो। अब अपने पास क्या करेंगे, 2 की पावर, ये धार है, ये पावर है, ये होल पावर है, पावर होल पावर को गुणा कर दो, तो 3 गुणा 2। नीचे वाला तो धार है, ये पावर है, ये होल पावर है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो 2 की पावर कितनी होगी, इन दोनों को गुणा करेंगे 6 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 की पावर कितनी होगी, 2 गुणा 2 4। ये हमारे पास इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर का इस प्रश्न को अपने हल किया जा सकता है। इसी तरह से देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप लोगों को और बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास देखिए इसके अंदर का प्रश्न इस तरह का दे दिया है, 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2 या 3 की पावर 1/2। अब देखो a की पावर m गुणा a की पावर n, मैंने पहले आपको नियम बताया था, उसके अंदर क्या, अगर आधार एक जैसा है और बीच में गुणा का निशान है तो इसके अंदर क्या घातें जो होती है, जो पावर होती है वापस में जुड़ जाती है। आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है तो पावर जुड़ जाती है। और अगर हमारे पास क्या प्रश्न अगर ऐसे आ गया, पावर तो एक जैसी है और आधार अगर अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है, पहले वाले प्रश्न के अंदर क्या था, आधार एक जैसा था, बीच में गुणा का निशान था, तो पावर अपने बस के आपस में जुड़ गई। अब दूसरे वाले प्रश्न के अंदर क्या है, पावर तो एक जैसी है, ऊपर वाली जो होती है वो घात या पावर कहलाती है, ये तो एक जैसी है, और इसके अंदर क्या बीच में गुणा का निशान है, बीच में गुणा का निशान है, और हमारे पास क्या आधार है वो अलग अलग है, तो आधार को तो आपस में गुणा कर देंगे और पावर को हम क्या कर देते हैं, इसकी होल पावर बना देते हैं, पावर को इसकी होल पावर बना देते हैं। यहाँ पे दोबारा देखना आप लोग, दोनों संख्याओं में बीच में गुणा का चिन्ह है, आधार अगर एक जैसा है तो इसकी जो पावर होती है, घातें होती हैं, वापस में जुड़ जाती हैं। और अगर पावर एक जैसी है और बीच में गुणा का निशान है और आधार अगर अलग अलग है तो इसके आधार का तो गुणा कर देंगे और पावर को क्या पूरी की पावर बना देते हैं, उसको इसकी होल पावर बोलते हैं। होल का मतलब पूरा, ये पूर्ण, तो इसके अंदर तो यहाँ पे देखो पावर दोनों की एक जैसी है, तो इसका मतलब आधार का अपने पास क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और पावर को हम क्या लिख देंगे, होल पावर बना देंगे। अब इसके अंदर क्या 7 का 3 से गुणा किया तो 21, और हमारे पास इसके अंदर का आंसर कितना हो गया, ये 21 की पावर 1/2 हो गया। इसी तरह का प्रश्न देखो, एक प्रश्न अपने पास के बुक के अंदर और दे रखा आपको, 13 की पावर 1/2 और 17 की पावर 1/2, तो पावर एक जैसी है तो आधार को तो गुणा कर दो और पावर को इसके अंदर का होल पावर कर देंगे। पावर तो एक जैसी है, आधार क्या है अलग अलग है, तो आधार का तो गुणा कर दो और पावर को होल पावर बना देंगे। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, 13 को 17 से गुणा कर दो, 13 को 17 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 17 × 51, 17 × 17, 1 2 221, तो 221 और इसकी पावर क्या होगी 1/2। ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पहले चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए। वो ज़्यादा कोई टेढ़े बेढ़े क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों के अंदर का अपने पास इतना टाइम नहीं है इसके अंदर उन क्वेश्चनों का अपने अभ्यास कर पाए। तो ये आपको अर्धवार्षिक के बाद में इसके अंदर इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका फिर मैं वापस फिर अभ्यास करवा दूंगा। अब इसके बाद में देखिए दूसरा चैप्टर अपने पास इसके अंदर लिया बहुपद। अब एक इसके अंदर का देखो छोटे छोटे इसके अंदर का इस तरह के प्रश्न इसके अंदर और बढ़ेंगे आपके। ये छोटे छोटे प्रश्न है उसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ आप लोगों को। इस तरह का अगर प्रश्न आता है 3 3 3 3 3 इस तरह का जैसे क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब कोई भी संख्या अगर अपने पास इसके अंदर का बार बार रिपीट हो रही है, अगर ये संख्या बार बार अपने उसका रिपीट हो रही है, इस तरह का प्रश्न अपने छोटे प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है। तो अगर अपने पास इसके अंदर का बार बार रिपीट हो रही है तो जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बार, उसको बोलते हैं बार। ठीक है, अब अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं, ये बार का निशान तो हटा दो और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उस संख्याओं को हम क्या करेंगे अपने पास इसके अंदर उतने इसके अंदर नीचे 9 लगा देते हैं।
जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 0.353535 इस तरह की संख्या आ गई, तो दशमलव के बाद में ये 3535 रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.35। ऊपर इसके अंदर क्या करेंगे ये बार लगा देंगे। जो संख्या रिपीट हो रही है ना, जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार रिपीट होता है, उसके ऊपर के इसको अलग अलग न लिख के इस पर बार का निशान लगा देंगे। और नियम क्या बताया था मैंने, इसके अंदर क्या ये बार का निशान तो हटा दो और जितनी संख्याओं पे बार है उसके अंदर के उतने इसके अंदर नीचे 9 लगा देंगे। यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है तो 3 बार हो गया, 0.3 बार, और 3 के ऊपर 12 हटा के नीचे इसके अंदर के 9 लगा दिया। अगर ये किसी पाड़े से अगर कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते हैं तो आपका आंसर वही आ जाएगा। उस स्थिति के अंदर का आपका आंसर क्या होगा वही आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर ये किसी पाड़े से अगर कटती है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर क्या हमारे पास आंसर जो आएगा वो इसी तरह की संख्या अपने पास में प्राप्त हो जाती है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको। ये ऐसे प्रश्न आपके छोटे प्रश्नों के अंदर पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बड़े प्रश्न के अंदर नहीं पूछे जाते। अब देखिए 0.235 235 235 इस तरह की जैसे संख्या आ गई है। इस प्रश्न को अगर अपने को हल करना है तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0.235 ये रिपीट हो रहे हैं तो तीनों के ऊपर क्या लाइन लगा दो। आपको पेपर के अंदर क्या ये ऐसे भी दिया जा सकता है 2 3 और 5, इसके ऊपर ये थोड़ी सी बिंदी लगा दे। इसका मतलब हमारे पास ये मान के रिपीट हो रहा है तो इसको बार कह देते हैं, इसको रेकर कह देते हैं। तो ज़्यादा अपने पास के किताब के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही आएगा, उस तरह से नहीं पूछेंगे। अब इसके अंदर का नियम आपको क्या बताया था, ये 2 3 5 दशमलव वाली पहले की संख्या हटा दो और इसके अंदर के जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार का निशान है नीचे इसके अंदर के उतने ही 9 लगा देंगे। अब ये किसी भी पाड़े से अगर काटते हैं तो काट देना, नहीं तो हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर हमारे पास में ये हो जाएगा। अब एक प्रश्न देखो इसके अंदर का आपके बुक में इस तरह का और दे रखा है, ये और देख लीजिए आप। 0.2353535 इस तरह के देखो, ये पहले मैंने आपको प्रश्न करवाए हुए हैं। तो इस तरह की अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार इतने से ही काम चल जाएगा आप ईयरली के लिए। तो अब देखो इसके अंदर 3 5 3 5 ये रिपीट हो रहा है, तो 0.2 और जो अंक रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर क्या होगा बार का निशान लगाना है। जो अंक रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर अपने को बार का निशान लगाना है। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया। अब इसके अंदर क्या 0.235, इसका मतलब जो संख्या रिपीट हो रही है वही संख्या लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना है। जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार का निशान लगाएंगे। तो इस प्रश्न के अंदर अपने को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये इसके अंदर 235 लिख लो, ये संख्या दशमलव के बाद वाली, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या इसमें से माइनस कर दो। वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या, पहले दशमलव से पहले वाली संख्या छोड़ देना आप, दशमलव से पहले की संख्या उसके अंदर का छोड़ देना। दशमलव से पहले की संख्या 0 ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने को। आपकी किताब के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न दे रखे, बाद में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्धवार्षिक के बाद में द्वारा और करवा दूंगा मैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या 0 है उसको छोड़ दो, इस पूरी संख्या को लिख के इसमें दशमलव और जो संख्या रिपीट हो रही है उसके बीच में वो संख्या देख लो जिसके ऊपर क्या बार का निशान नहीं है, वो संख्या इसमें घटा दो। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो 9 लगा दो, और जितनी संख्या दशमलव और पहली संख्या जो रिपीट हो रही है जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उसके अंदर उतने इसमें 0 लगा दो। तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 233 बटे में इसके अंदर क्या होगा 990। अब इसके अंदर के जिस पाड़े से ये कटती है उस पाड़े से इसके अंदर के इसको काट लेना, ये हमारे पास लास्ट में हल करेंगे तो हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता है तो। अब एक इसके अंदर का छोटा सा ध्यान और रखना आपको, इस तरह का भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है 1/7, तो 1 में 7 का भाग दे के देख लेना, 1 में 7 का भाग दे के देख लेना। इस तरह का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो भाग देने के बाद में अगर कोई संख्या अगर अपने पास रिपीट होनी शुरू हो जाती है, भाग देने के बाद में, जैसे मैं 1 मिनट के लिए आप बुक से देख के सीधा इसका आंसर लिख लेता हूँ।
एक में जैसे 7 का भाग दिया, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बाई चांस पूछ लिया जाए तो इसके अंदर 1 मिनट देख लीजिए आप। ये प्रश्न मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा कि किसके अंदर कहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर क्या, इस तरह का कोई भी अपने पास का प्रश्न दे दिया, सपोज करो 1/3 ही ले लेता हूँ मैं, तो 1 में अपने पास इसके अंदर का 3 का भाग देंगे, 1 में अपने पास इसके अंदर का अगर 3 का भाग देंगे, तो 1 में अगर अपने पास इसके अंदर का 3 का भाग देंगे, एक प्रश्न लेके बता देता हूँ। इस तरह का प्रश्न अगर आ जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब दशमलव लगा के पीछे 0 लगा लो। जैसे इसके अंदर का इस संख्या में इसका अपने पास भाग दिया तो इसके अंदर का भाग नहीं जा रहा है, ये संख्या इससे छोटी है, तो इसमें दशमलव लगा के पीछे 0 लगा लो। अब यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, दशमलव लगा दो, और दशमलव से पहले इसके अंदर ये कोई भी संख्या नहीं है तो इसके अंदर 0 लगा देंगे। अब आपने बस इसके अंदर का इसमें भाग दो, तो 3 तिया 9, फिर 1 उतार लिया, फिर 0 लगा के फिर वापस 0 उतार लो, 3 तिया 9, सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने गलती से। अब इसके अंदर का फिर वापस 3 लगा दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1, फिर 0 लगा के 0 उतारते जाओ। इसका मतलब हमारे पास ये जो भाग देंगे तो ये भाग क्या हुआ, लगातार चलता ही जाएगा, आगे 0 लगाते जाओ। और इसके अंदर का ये लास्ट के अंदर क्या करेंगे, तो लास्ट में अपने पास इसके अंदर का ये भाग लगातार चलता जाएगा, और लास्ट में कोई ना कोई चीज शेषफल बचेगी, कोई ना कोई चीज़ अपने पास क्या प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का शेषफल बचेगी। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है, अगर भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो उसको तो बोलते हैं हम शांत दशमलव। आपको ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई भी संख्या में अगर भाग देने पर 2 या 3 या 4 अंक पर भाग देने पर शेषफल अगर 0 आ जाता है उसको तो बोलते हैं शांत दशमलव, ये शांत दशमलव कहलाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या भाग देने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हमारे पास इसके अंदर क्या 2 तरह की स्थितियाँ बनती है। तो 2 तरह की स्थितियाँ बनती है, तो 2 तरह की स्थिति क्या बनेंगी अपने पास इसके अंदर, एक तो इसके अंदर क्या दशमलव के बाद में अंक वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है पहला और दूसरा अंक रिपीट नहीं हो, बाद वाले अंक रिपीट होने शुरू हो जाए। जैसे मैंने अभी लिया था 0.235 3535, पहला अंक रिपीट नहीं हो रहा है, बाद वाले अंक रिपीट होने शुरू हो जाए। शेषफल तो 0 नहीं आता है और अंक अपने पास इसके अंदर क्या रिपीट होने शुरू हो जाए। तो इस तरह की जब स्थिति बनती है तो ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति के अंदर तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या है, ये अशांत दशमलव कहलाता है, ये अशांत दशमलव कहलाता है। जब भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल जब 0 आता है तब तो उसको तो बोलते हैं शांत दशमलव, और जब शेषफल 0 नहीं आता है तो उसको अशांत दशमलव बोलते हैं। और अशांत दशमलव में 2 तरह की स्थितियाँ बनती है। अशांत दशमलव के अंदर 2 तरह की स्थिति बनती है। एक तो अंक है वो बार बार रिपीट होते हैं, 2 अंक है, 3 अंक है, कितने भी अंक है, सारे अंक है वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो रिपीट होते हैं तो ये तो अशांत दशमलव है। और साथ के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, ये आवर्ती हो रही है। अशांत दशमलव है, साथ में इसके अंदर क्या, इसकी आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहे हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जैसे इसके अंदर क्या होगा, जैसे 22 में 7 का भाग दिया, या और कोई भी संख्या आ गई जैसे ए बी, जैसे आपने इसका पाई का मान है तो ये 22/7 के लगभग बराबर होता है, नहीं कि इसके एग्जैक्ट बराबर होता है। तो इसको अगर भाग देते हैं तो हमारे पास में भाग देने पर क्या होगा, इस तरह की स्थिति बनती है कि या a/b कोई भी संख्या है तो भाग देने पर अगर हमारे पास इसके अंदर इस तरह की स्थिति आ गई, दशमलव के बाद में अंक वो रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब कोई नहीं कोई चीज शेषफल बचता है। तो एक स्थिति तो ऐसी आती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मैंने भी बताया आपको, शेषफल जब 0 आ जाएगा उसको तो बोलते हैं हम शांत दशमलव, और शेषफल 0 नहीं आता है तो 2 तरह की स्थितियां बनती है। एक स्थिति के अंदर तो क्या होगा, दशमलव के बाद के जो अंक है वो इसके अंदर क्या रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक कोई भी रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है 1 या 2 अंक रिपीट नहीं हो, बाद में अंक है वो रिपीट होने शुरू हो जाए। तो इस तरह की स्थिति होती है, वो कहलाती है अशांत दशमलव। अब इसमें भी अशांत दशमलव में 2 तरह की स्थिति आती है। अशांत दशमलव की स्थिति कब आती है, जब हमारे पास में शेषफल कुछ न कुछ बचता है। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, या तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अंक वो रिपीट होंगे, और या अपने पास इसके अंदर का ये अंक वो इसके अंदर क्या रिपीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एक में तो क्या होती है, आवर्ती होती है, और एक में क्या होती है, अनावर्ती होती है। इसका मतलब ये रिपीट नहीं होते। एक में तो अंक वो इसके अंदर अशांत के अंदर क्या होगा, रिपीट होंगे, और एक में रिपीट नहीं होते। तो जिस स्थिति के अंदर क्या रिपीट होते हैं
तो वो जो संख्या वो तो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसके अंदर क्या रिपीट नहीं होते वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस तरह का प्रश्न अपने पास के छोटे प्रश्न के अंदर दिया जा सकता है। इस तरह का प्रश्न अपने को छोटे प्रश्न में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, अगर इस तरह का जैसे मैंने सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ऐसा प्रश्न दे दिया है, 2.5 ले लिया, 0.35 ले लिया, 0.3333 ऐसे ले लिए, 0.235 3535 ऐसे लिख दिए। दशमलव के बाद में क्या है, यहाँ पे सारे अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे ये 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, आगे डैश 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 लगा दिया। यहाँ पे डैश 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 नहीं लगाने का मतलब भाग पूरा चला गया, इसका मतलब यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, इस स्थिति के अंदर शेषफल 0 हो गया। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो तो क्या कहलाती है, शांत दशमलव की स्थिति कहलाती है। इसको तो शांत दशमलव बोलते हैं, ये तो शांत दशमलव की स्थिति कहलाती है। और जिसके अंदर के अंक रिपीट हो रहे हैं ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, अशांत दशमलव की स्थिति कहलाती है। यह शांत दशमलव की स्थिति कहलाती है। तो ये जो संख्या शांत दशमलव है जिसमें भाग पूरा गया, इसका मतलब दशमलव के बाद में डैश 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 नहीं लगाए, तो ये जो शांत दशमलव होता है वो तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और इसके अंदर क्या जब अंक रिपीट होते हैं तो ये शांत दशमलव की स्थिति होती है। यहाँ पे अंकों की क्या पुनरावृत्ति हो रही है, या आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या कहलाती है, हमारे पास में परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु इसके अंदर क्या एक प्रश्न इसके अंदर क्या इस तरह का प्रश्न अपने पास के पेपर में पूछा जाता है, जैसे 0.10 फिर 100 फिर 1 के बाद में 3 0 फिर 1 के बाद में 4 0 ऐसे दे दिया, या इस तरह से दे दिया 0.2 फिर 0.2 फिर 0.02 फिर 0.002 इस तरह से। यहाँ पे देखो अंक रिपीट नहीं हो रहे, 2 0 फिर 2 0 के बाद में देखो 2 के बाद में 0 नहीं है, 2 के बाद में 2 0 आ गई, फिर 2 के बाद में 3 0 आ गई, फिर 2 के बाद में इस तरह से। यहाँ पे देखो 0 के अंदर क्या 2 और 2 के बीच में 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है। इसका मतलब अंक वो रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट का मतलब तो क्या होगा, जैसे 0.20 20 20 20 ऐसे आए, इसका मतलब ये सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। परंतु यहाँ पे देखो 2 के बाद में 0 फिर 2 के बाद में 2 0 फिर 2 के बाद में 3 0, ये रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह की स्थिति आती है। ये तो क्या है, शांत दशमलव है। अशांत तो ये भी है, अशांत तो ये भी है, परंतु इसके अंदर क्या यहाँ पे तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये तो आवर्ती हो रही है, आवर्ती या पुनरावृत्ति, तो ये तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसके अंदर ये अनावर्ती, ये बिना पुनरावृत्ति के है, ये बिना पुनरावृत्ति है, तो बिना पुनरावृत्ति की जो स्थिति होती है इसके अंदर का ये जो स्थिति आती है ये क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये अपने पास इसके अंदर अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसके अंदर का इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न है वो अपने को इसके अंदर का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेने। बाकी बहुपद के अंदर का मैंने कई टाइप की वीडियो बनाई हुई है, वो आपके ग्रुप के अंदर भी मैंने भेज दी है, और वो आप इसके अंदर का अच्छी तरह से इसके अंदर का जरूर देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या बनाएंगे तो इसके अंदर का उतना टाइम नहीं मिलेगा कि इसके अंदर क्या, क्यों आपको मेरे को अपलोड भी कर दिए ताकि इसके अंदर का अपलोड होने के अंदर भी आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर का इस तरह के प्रश्नों का आपने बस इसके अंदर का अभ्यास कर लीजिएगा। तो बहुपद टाइप के सारे क्वेश्चन करा मैंने पहले बताए हुए 2-3 बार, 2-3 वीडियो है उसके अंदर क्या वो आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर की मैंने वीडियो आपको बना दी है। फिर ग्राफ टाइप के जो प्रश्न है वो आपको मैंने अच्छी तरह से अभ्यास बार बार करवा दिए। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर का इनका थोड़ा सा अभ्यास करके आप इसके अंदर का कॉन्फिडेंटली उसके अंदर के पेपर को थोड़ा सा अपीयर कीजिएगा। एक माध्य बहुलक है उसके छोटे छोटे प्रश्न है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभ्यास और करवा देता हूँ। तो अगर आपके पास इसके अंदर का इस तरह की कोई संख्या दे दी है, अब आपने को इसका माध्य ज्ञात करना है। तो अगर माध्य ज्ञात करना है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, सब संख्याओं को आपस में प्लस कर दो, सब संख्याओं को आपस में इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करने पर बाद में इन संख्याओं को जोड़ के, ये कितनी संख्या है उन सब संख्याओं को जोड़ के और इसके अंदर के उनकी संख्या से भाग दे देंगे। फिर अपने पास इसके अंदर के इसका जोड़ करो, ये कितना होगा 24/5। अब 24 में 5 का भाग दे दो, और यह मैंने आप लोगों को बताया था 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और जितने जीरो है उसके अंदर क्या है इसको काट के दशमलव से भाग दे देते हैं। तो आंसर सीधा भाग देके निकाल लेना, चाहे इस तरीके से निकाल लेना, जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये इसका क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। इसके ऊपर आपके छोटे छोटे 4-5 प्रश्न बनेंगे। तो इसके अंदर ये वीडियो मैंने पहले बना के डाली हुई है, और जो छोटे छोटे टाइप के प्रश्न है उसके अंदर मैं वापस आपको रिपीट करवा देता हूँ, जो 100% आते ही आते हैं। अब इसके अंदर का टाइम के अभाव के अंदर के मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा, तो इसलिए इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को आपको लोगों को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ।
अब देखिए, अब इसी तरह की अगर अपने पास इसके अंदर क्या संख्या आ जाए, अब इसके अंदर क्या, जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वो इसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका बहुलक कहलाता है। एक प्रश्न 100% इसके अंदर पूछा जाता है। अब संख्या चाहे कोई भी दी जा सकती है आपको। अब इसी टाइप से अपने पास क्या प्रश्न के जरिए भी पूछा जा सकता है, 4 की बारंबारता ज्ञात कीजिएगा। ये पुराने पिछले सालों के जो पेपर है उसमें इस तरह के प्रश्न आते रहे, उसी टाइप के प्रश्नों का थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। अब 4 है, उसकी पुनरावृत्ति का 4 कितनी बार आ रहा है गिन लो आप, तो 4 है, उसके अंदर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 4 की पुनरावृत्ति कितनी होगी, ये होगी। अब इस तरह से कहते हैं कि 5 की बारंबारता याद कीजिएगा, तो 5 की बारंबारता 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6, उसको गिन लो, ये इसके अंदर क्या होगी, इसकी बारंबारता कहलाती है। ये अपने पास इसके अंदर क्या, इसकी बारंबारता कहलाती है। फिर तीसरे टाइप का जो प्रश्न है, दो 4 6 8 4 5 3 7 इस तरह की संख्या दे दी है। अब कह देंगे इसके अंदर क्या, इसका माध्य ज्ञात कीजिएगा। आपको माध्य कह दें या माध्यिका कह दें, एक ही बात है। माध्य पूछेंगे जब तो क्या होगा, ये कह नहीं आएगा, माध्य पूछा है तब तो इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग दे देंगे, जो संख्या उसमें इसका भाग दे दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर माध्यक या माध्यिका पूछ लिया तो अपने पास इसके अंदर क्या लिखना है, पहले तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो पदों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो पदों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, पहले 2, फिर इसके बाद में देखो 3, फिर इसके बाद में 4 2 बार आ रहे हैं तो 2 बार लिखना है, 3 बार आता है तो 3 बार लिखना है, फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर के 5 है नहीं, फिर इसके अंदर का 6 आ गया, कोई अंक छूटना नहीं चाहिए, नहीं 5 भी इसके अंदर आ रहा है, देखिए ये 5 भी इसके अंदर एक बार आ रहा है, फिर इसके अंदर के 6 आ रहा है, फिर इसके अंदर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। कोई अंक जितनी बार आएगा उतनी बार, अगर कोई अंक नहीं आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है, कोई अंक 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख लेना। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, दोनों साइडों से बराबर बराबर चलो, दोनों साइडों से बराबर बराबर चलो, बीच में अगर 2 पद आ जाए तो दोनों पदों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, तो 9/2, ये हमारे पास इसके अंदर के इसका माध्यक या माध्यिका कहलाएगी। तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5, तो 4.5, ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। और अगर अपने पास के पदों की संख्या है वो अपने पास इसके अंदर का सपोज करो, अगर मैं एक संख्या और ले लिए, 10 ले लिए, तो उसी स्थिति के अंदर क्या करेंगे, अब ये प्रश्न चेंज हो गया, एक संख्या मैंने 10 और ले ली है, तो उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, अब अपने पास देखो इसके अंदर क्या, पदों को पहले बढ़ते क्रम में लिख लिया, बढ़ते में भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों पदों से बराबर बराबर चलिएगा, एक पद इधर से चलना है, एक पद इधर चलना है, दोनों पक्षों में क्या होगा, बराबर बराबर चलेंगे। और बीच में अगर एक पद आता है तो एक पद आता है तो वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका माध्य कहलाता है। ये हमारे पास इसका माध्य कहलाता है। ये आसान चैप्टर है जो आराम से आप इजीली प्रश्न के अंदर क्या हल कर सकते हैं और बिना कोई टेंशन के, तो ज़्यादा आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको मैं आपको लोगों को थोड़ा सा दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, वो छोटे प्रश्न आप लोग सारे के सारे हल कर पाओ। अब इसी टाइप से देखिए, एक प्रश्न इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का भी पूछा जा सकता है। ये संख्या दे दी है अपने को और इसका माध्य कह दिया कि अपने पास इसके अंदर का 4 है, क्या अपने पास इसके अंदर का इसका माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका माध्य 4 है या 5 है, कुछ भी दे दे, अपने को कह दें कि इसके अंदर का x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य, इसको x के ऊपर लाइन लगाते हैं, इसको बार बोलते हैं, x बार। माध्य को इस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो अपने को जो संख्या दे रखी है वो संख्या लिख लो और बटे में जितनी संख्या 1 2 3 4 5, आपको 4 या 5 की संख्या देंगे, ज़्यादा संख्या नहीं देते। और माध्य आपने को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, ये 10 हो गया और 11 21, 21 प्लस x, इसको जोड़ दिया, 8 और 2 10, 6 और 5 11, 11 और 10 21 प्लस x, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसके अंदर क्या, इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो 1 से किसी संख्या को गुणा किया तो ये मान आ गया, इसको इससे गुणा किया तो 25 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, 25 - 21, 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा,
ये 4 हमारे पास इसके प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रश्न के अंदर अगर अपने पास सपोज करो माध्य का अपने पास 6 दे दिया है, तो यहाँ पे इसमें 5 की जगह 6 लिख देंगे, बटे में कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दो। अब तिरछा गुणा कर दो, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ गई, 6 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास इसके अंदर, ये 30 आ गया। और अब अपने पास क्या प्रश्न के अंदर लास्ट के अंदर क्या लिख देंगे, ये अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है, x बराबर 30 और x के ये जो संख्या है ये बराबर के जब दूसरी तरफ जाती है तो इसका निशान बदल जाता है, तो 30 में से 21 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो बुक के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को जरूर थोड़ा सा देख लेना आप। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को ढूंढने के अंदर इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा आप लोगों को सीधा बता रहा हूँ। एक ऐसा प्रश्न और देखो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 4 2 8 0 10 12 इस तरह का मान दे दिया आपको, 0 की बजाय मैं कुछ और संख्या ले लेता हूँ, चलो यही संख्या ले लिए। अब आपको कह देंगे इसके अंदर इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर या प्रास एक ही बात होती है, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, RANG रेंज। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतम मान और न्यूनतम मान का जो अंतर होता है, तो सबसे बड़ा मान इसमें जो दिए हुए मान है उनमें से सबसे बड़ा मान देखो कौन सा है, सबसे बड़ा मान ये है, और सबसे छोटा मान कौन सा है, ये है। दोनों को आपस में घटा दो, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी बंटन का आंकड़े जो दिए होते हैं उसको बंटन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके प्राप्तांक है तो उनको मैंने लिख दिया अलग अलग करके, तो सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, दोनों का जो अंतर आएगा, दोनों का जो माइनस करेंगे वो इसका अंतर कहलाता है। तो सबसे बड़ा मान लिख लो, सबसे छोटा मान लिख लो, दोनों को घटा देना, ये हमारे पास जो मान आएगा वो इसका पराश या इसका परिसर कहलाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्नावली के प्रश्न जो बनते हैं वो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे 5 8 4 10 21 20 25 18 17 10 12 15 20 21 7 9 20 25 21 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक संख्या में और लिख लेता हूँ। सपोज करो अपने पास इसके अंदर के 10 ले लेता हूँ, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 विद्यार्थी है, उनके प्राप्तांक आगे 20 विद्यार्थी है, उनके अपने पास प्राप्तांक दे दिए। इस तरह का प्रश्न इसके अंदर पूरी संभावना है ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब आपने को कह देंगे इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या 5-5 के अंतराल बनाने हैं। आपको ज़्यादा संख्या बड़ी दे दी है तो इसके अंदर का अंतराल क्या 10-10 का पूछ लेंगे, नहीं तो इसके अंदर का अंतराल अपने पास 5-5 का दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो इसके अंदर का आपको इस तरह के अंतराल बनाने, यहाँ पे प्राप्तांक लिख लीजिएगा, प्राप्तांक है तो प्राप्तांक लिख लेना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसके अंदर का यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लेना, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे अपने पास का वर्ग अंतराल लिख लेंगे। अब इसके अंदर क्या देखो अंक है वो, इसके अंदर का सबसे बड़ा अंक है वो अपने पास देखो 25 दे दिया है, तो इसके अंदर अगर आपको 5-5 के अंतराल दे दें तो इसका मतलब 0 से लेके 5 तक के अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 5 से 10 तक के अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 10 से 15 तक के अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 15 से 20 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और 20 से 25 अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और 20 से इसके अंदर क्या होगा 25 से 30 तक अंक आने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। अब इसके अंदर देखना एक ही तरीका है, इसमें ज़्यादा कोई प्रेशर पे आने की जरूरत नहीं है, न इस तरह के ज़्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेना, या इसके अंदर का यही प्रश्न है उसको 2 बार पढ़ लेना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि जिस विद्यार्थी के 0 से 5 के बीच में अंक आएंगे उसकी गणना अपने यहाँ पे करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं, ये मिलान चिन्ह है। अब अपने उसके 0 से 5 के बीच में जो अंक आएंगे उसकी गणना इसमें करेंगे। जिस विद्यार्थी के 5 अंक आते हैं उसकी गणना हम नीचे वाले में करेंगे, न कि ऊपर वाले में। अब 5 से 10 के बीच में जो 5 नंबर आने वाला 6 7 8 9 9 9.5 9.9 किसी विद्यार्थी के अगर अंक आते हैं तो इसकी गणना हम इस टेबल के अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे। परंतु 10 अंक जिसके आते हैं उसकी गणना अपने पास इसके अंदर का इसमें न करके नीचे वाले में करेंगे। अब 10 से लेके 14 तक के जो अंक आएंगे उसकी गणना हम इसमें करेंगे।
14 पॉइंट कुछ आ गया तो भी गणना इसी में करेंगे, परंतु 15 वाले अंक जो उसकी गणना हम क्या करेंगे, नीचे वाले में करेंगे। तो 15, 16, 17, 18, 19 पॉइंट कुछ आएगा तो उसकी गणना हम इसमें करेंगे। 20 अंक आएगा उसकी गणना हम नीचे वाले में करेंगे। तो 20 से लेकर 24 तक की गणना इसमें करेंगे। इस तरह से इसके अंदर क्या 25 अंक आएगा उसकी गणना ऊपर वाले में नहीं करेंगे, 25 वाले अंक की गणना अपने पास इसके अंदर नीचे वाले में करेंगे। तो 25 से लेकर 29 तक 29 पॉइंट कुछ आएगा तो इसकी गणना हम इसी में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 लिया तो 5 की गणना हम इसके अंदर क्या दूसरे कॉलम के अंदर करेंगे। यहाँ पे बीच में मैं लाइन खींच लेता हूँ ताकि अपने पास इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या किसी भी टाइप का आपको बोर्ड के अंदर देखने में कन्फ्यूजन आ रहे। तो 0 से 5 की गणना हमने इसमें कर दी है। 8 लेंगे तो 8 की गणना अपने 5 से 10 के बीच में करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गैप देके ये इसके अंदर का एक खड़ी लाइन लगाते जाना, इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं, इसको टैली मार कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी के अंदर मिलान चिन्ह है। अब 4 लेंगे तो 4 की गणना किसके अंदर करेंगे, 0 से 5 के बीच में। 10 की गणना करेंगे तो 10 की गणना ऊपर वाले में नहीं करेंगे, नीचे वाले में करेंगे। इस तरह से 21 की गणना करेंगे तो 21 की गणना करेंगे तो वो इसके अंदर के 20 से 25 के बीच में करेंगे। इस तरह से इसके अंदर के 20 की गणना करेंगे तो 20 की गणना ऊपर वाले में न करके 20 की गणना नीचे वाले में की जाती है, तो इसके अंदर का इसका निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से 25 की गणना करेंगे वो नीचे वाले के अंदर करेंगे। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, 18 की गणना करेंगे तो 18 की गणना अपने पास इसके अंदर के 15 से 20 वाले के बीच में कर लेंगे। अब 17 की गणना करेंगे तो 17 की गणना अपने पास के वापस 15 से 20 के बीच में कर लेंगे। फिर 10 की गणना करेंगे तो 10 की गणना ऊपर वाले में नहीं करनी है, नीचे वाले में करनी है, ये ध्यान रखना है। अब इस तरह से इसके अंदर क्या 12 की गणना तो 12 की गणना करेंगे वो अपने पास इसके अंदर क्या वापस इसी में कर लेंगे। फिर 15 की गणना करेंगे तो 15 की गणना इसमें न करके नीचे वाले में करेंगे। अब इस तरह से 20 की गणना पूछेंगे तो 20 की गणना ऊपर वाले में न करके इसके अंदर नीचे वाले में कर लेंगे। फिर 21 की गणना वापस इसी के अंदर के 20 से 25 के बीच में करेंगे। फिर 7 की गणना अपने पास इसके अंदर के 5 से 10 के बीच में करेंगे। 9 की गणना फिर वापस इसके अंदर के 5 से इसके बीच में करेंगे। फिर 20 की गणना तो 20 की गणना इसके अंदर नीचे वाले में करेंगे। एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जब 4 बार पूरी हो जाए ना, 4 लाइन पूरी हो जाए तो 5वें को ऐसे लाइन न लगा के इसके अंदर इस तरह से काट देना है। 4 के बाद में 5वें को इस तरह से काट देना है। अब इसके बाद में 25 की गणना करेंगे तो 25 की गणना हमारे पास इसके अंदर के नीचे वाले में आ जाएगी। फिर 21 की गणना करेंगे तो 21 वाला जो खाना आएगा तो इसके अंदर के 20 से 25 के बीच में आएगा। तो इसकी गणना जब ये 5 का पूरा ब्लॉक बन जाए ना, बॉक्स बन जाए, तो इसके अंदर थोड़ा सा गैप देके इसको लिख देना। फिर इसके अंदर 10 की गणना करेंगे तो 10 की गणना हमारे पास इसके अंदर के नीचे वाले खाने में आएगी। और ये जो सारे जो लाइनें होती हैं इनको अपने पास गिन के लिख लेना, ये इसकी बारंबारता कहलाती है। ये अपने पास इसके अंदर इसकी बारंबारता कहलाती है। तो इसकी बारंबारता क्या आएगी, 1, इस सब को गिनेंगे तो 4, फिर इसके अंदर गिनेंगे तो 4, इसको गिनेंगे तो 3, इसको गिनेंगे तो 5 तो ये हो गए और 6 ये हो गया, और ये इसके अंदर कितना होगा 2 हो गया। और इसके अंदर नीचे इसके अंदर का इसका योग कर दो, तो योग करेंगे तो देखो 4 4 8, 4 3 12 और अपने पास इसके अंदर कितना होगा 20। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने को इसके अंदर के जितने अंक दिए हुए हैं उसका टोटल उसके बराबर ही होना चाहिए। अंक अपने को 20 दिए तो 20 आना चाहिए, इनका योग 25 दिए तो 25 आना चाहिए। और इसको करना थोड़ा सा सावधानी से है। अपने को एक चीज़ इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखनी है, इसके अंदर का सावधानी से, ऐसा नहीं हो कि एक बार है उसको तो अपने गणना करना भूल जाए और एक अंक है उसके अंदर का उसकी गणना 2 बार कर दे, फिर अपने पास प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर उत्तर क्या देते हैं, जिस प्रश्न का आंसर सही है उसके नंबर दे देंगे, जो आपका गलत हो गया उसके नंबर आपके काट देंगे। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न बनता है। अब अगर आपको बारंबारता सारणी अगर पूछ ले कि सारणी बनानी है तो इस तरह से इसके अंदर का इसका मान बना सकते हैं। और इसके अंदर एक प्रश्न साथ में और पूछ सकते हैं, अगर आपको कह दें कि संचयी बारंबारता सारणी बनानी है तो बारंबारता को तो हम F से लिखते हैं और संचयी बारंबारता होती है उसको हम CF से व्यक्त करते हैं। अगर बाई चांस अगर आपको पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर बारंबारता सारणी पूछे जब तो आपका प्रश्न ये कंप्लीट हो गया। और संचयी बारंबारता सारणी अगर पूछ लें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि दिए गए आंकड़े जो है उन आंकड़ों से अपने को बारंबारता सारणी बनानी है तो प्रश्न यहाँ पे आपका खत्म है। और संचयी बारंबारता सारणी अगर पूछ ली जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या पहला मान तो आपको वही लिखना है, पहला मान तो आपको वही लिखना है। अब इस संख्या में अगली संख्या जोड़ दो, तो इस संख्या में ये संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। 5 में फिर अगली संख्या ये जोड़ दो तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 1 में 5 4 जोड़ दिया तो 5, 5 में 4 जोड़ दिया तो इसके अंदर 9, 9 में ये अगली संख्या जोड़ दो, ये 12, 12 में अगली संख्या जोड़ दो 18, 18 में 2 जोड़ दो 20। ये जो जोड़ आएगा वो इसके बराबर आएगा, इन सब का जो जोड़ होगा वो इसके बराबर आता है। फिर 1 मिनट के लिए दोबारा देख लीजिएगा, पहली संख्या बराबर, फिर इस संख्या में इससे अगली संख्या जोड़नी है,
ये संख्या इसमें जोड़ेंगे तो अपने बस इसके अंदर का ये माना जाएगा। इस संख्या में इसमें अगली संख्या जोड़ेंगे तो ये माना जाएगा। इस संख्या में ये संख्या जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। इस संख्या में ये संख्या जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। इस संख्या में जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये कुछ पैट प्रश्न है जो पेपरों के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो हाफिली के अंदर के पैटर्न है, उसी पैटर्न से ही प्रश्न आते हैं। बस पेपर में क्वेश्चन कोई भी टाइप का आ सकता है, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा अच्छी तरह देख लीजिएगा। जो प्रश्न आपको कम समझ में आए उसको एक बार इसके अंदर क्या रिपीट कर लेना। फिर इसके बाद में दूसरा ये बड़ा प्रश्न इसके अंदर इस तरह से पूछा जा सकता है। एक तो आपको वर्ग दे दिया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर इसके अंदर क्या 30 से 40 और 40 से 50, और आपको इसकी बारमारता दे दी है। आपको इसकी बारमारता दे दी है, जैसे बारमारता 5, 7, 9, 6 और 4 इस तरह से कोई मान दे सकते हैं। ये सपोज करो 2 दे दिया, 50 से 60। अब आपको कहते हैं कि इसका आयत चित्र बनाना है। ये ऐसा प्रश्न हाफिली के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। हाफिली के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, एक इस तरह से ग्राफ पेपर पे, अगर आपको ग्राफ पे बनाना हो तो आप ग्राफ पे बना लीजिएगा। अगर ग्राफ का प्रश्न अगर आता है तो आपको इसके अंदर का ये प्रश्न कॉपी में बनाना दिया जाएगा। और अगर आपको इसके अंदर का 2 ग्राफ दे दे तो इसके अंदर क्या फिर अपने बस के दोनों ग्राफ पे बना देना। जैसे भी आपको अगर सीधा बनाना हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे से 1-2 जगह, थोड़ी सी जगह इधर से, थोड़ी सी जगह इधर से छोड़ देना। ग्राफ पेपर पे अगर बनाना हो तो, कॉपी में बनाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग पेज के ऊपर बनाइएगा आप लोग। ये आपने बस इसके अंदर क्या अलग पेज के ऊपर आप लोग को इसके अंदर बनानी है। तो यहाँ पे ऊपर जो संख्या दी हुई है वो इसके अंदर नीचे लिख देंगे वर्ग। यहाँ पे प्राप्तांक दिया हुआ है तो इसके अंदर के यहाँ पे प्राप्तांक लिख देना। जो भी चीज़ आपने को दी हुई है उस चीज़ को लिख लेंगे यहाँ पे। और इस साइड के अंदर क्या होगा, छात्रों की संख्या या बारमारता जो भी होगी, छात्रों की संख्या या बारमारता जो भी होगी उसके अंदर के इसके अंदर के साइड में लिखेंगे। चलो आप इसको अपने पास इसके अंदर के साइड में लिख देंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखो ये खाने जो दे रखे हैं, ये इसके अंदर क्या पहला खाना क्या 10 है, तो 1-1 सेंटीमीटर पे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये लिख लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या आपने उसके प्रश्न के अंदर कितनी दी है, 9 दी है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितनी आवश्यकता हो उतने इसके अंदर के खाने बना लेना आप लोग। अब पहला खाना है देखो 0 से 10 का, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 है। तो 0 से 10 का जो खाना जो बनाएंगे, एक ऐसा आयत बनाना है जिसकी ऊंचाई अपने पास 5 के बराबर हो। फिर इसके अंदर क्या 10 से 20 का जो खाना बनाना है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 7 के बराबर। तो इसको 7 तक खींच लेना ऐसे, ये स्केल से बनाना है खुट्टे से। और इसके अंदर का इसको यहाँ तक 7 की ऊंचाई तक इसके अंदर के आयत बना देंगे। इसको इधर आगे मिलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब इस तरह से इसके अंदर क्या 20 से 30 के अंदर कितना होगा, 9 आ गया। तो 20 से 30 के बीच में कितना होगा, 9 आ गया। तो इसके अंदर इसको आगे ले जाके 9 तक की सीध के अंदर बना देंगे। ये जो आयत है 20 से 30 का, इसकी चौड़ाई दिए रखेंगे और इसकी ऊंचाई है उसके अंदर 9 की सीध में ले लेंगे। मैंने अभी बताया इसको आगे तक मिलाना नहीं है, अगर मिला दिया तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। इस तरह से इसके अंदर 30 से 40, तो 30 से 40 के बीच के अंदर कितना हुआ, इसकी ऊंचाई कितनी है 6, तो इसके अंदर 6 की सीध के अंदर की ऊंचाई लेके एक आयत बना देंगे। इस तरह से आगे वाला जो आयत है उसकी ऊंचाई कितनी है 4 है, तो 4 की सीध में लेके और इसके अंदर आयत बना देंगे। इससे आगे वाला आयत है उसके अंदर उसकी ऊंचाई कितनी है 2 है, तो 2 की सीध के अंदर लेके इसके अंदर आयत बना देंगे। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, आयत चित्र कहलाता है। अगर आयत चित्र पूछा जाए तो आपका प्रश्न कंप्लीट है, बस आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसके अंदर क्या ये नीचे इसके अंदर क्या या पैमाना लिख लेना, माना पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे लिख लो चाहे ओ एक्स पर लिख लो, एक ही बात है। ओ एक्स पर या एक्स अक्ष पर ये एक खाना जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर का होता है। अगर कॉपी में बनाना है तो नाप के बना लेना, ग्राफ पे बनाना है तो एक खाना जो होता है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का ही होता है, उसमें नापने की जरूरत नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, अब इसका गैप देखो कितना कितना है, इसका गैप कितना है, ये 10-10 का है तो 10 लिख लेना, 5 का है तो 5 लिख लेना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 इकाई। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या है, ओ वाई पर
या वाई अक्ष पर एक ही बात है, जैसे भी आप लिखो। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो यहाँ पे घकाना कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर लिया है, तो बराबर क्या लिख देंगे, 1 इकाई। अगर आयत चित्र पूछा जाता है तो हमारे पास आपका प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें दूसरी चीज़ ये और पूछी जा सकती है, पेपर में दोनों चीज़ें अपने सिलेबस के अंदर आती है। तो आपको ये प्रश्न ये कह दे, आयत चित्र बना के बारंबारता बहुभुज बनाइए, आयत चित्र बना के बारंबारता बहुभुज बनाइए, आयत चित्र बना के बारंबारता बहुभुज बनाइए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने उसके प्रश्न के अंदर अपने को क्या करना है, इसके पीछे की तरफ एक खाना खींच लो और इससे आगे की तरफ एक खाना खींच लो। अब इसका ये जो ऊपर वाला सिरा है आयत का, इसका मध्य बिंदु है, उसके ऊपर इस तरह से ये गोल चक्र बना लो। ऊपर वाले जो सिरे है उसके मध्य बिंदु है, उसके ऊपर गोल चक्र बना लेने, इसके मध्य बिंदु पे गोल चक्र बना लेने और इसको आपस में इस तरह से मिला दो, एक करके मिला दो, ए बी सी डी ई एफ, और ये इसके अंदर आगे वाला जो आयत वर्ग आएगा, इस वर्ग का मध्य बिंदु एफ जी, और इसी तरह से इसके अंदर के पीछे वाला को इसको कोई भी नाम ले लेना, जी एच। तो इसको क्रम से ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ये फुटे से मिलाना स्केल से, और आगे वाले को इसके अंदर के डॉट डॉट करके मिला देना, इसको पीछे वाले को डॉट डॉट करके मिला देना। और इसके नीचे अगर लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिख देना वक्र ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इधर आई, जो भी लिखते हो एच तक ही है, एच इधर है तो इधर लिख लो, एफ जी या जी तक। ये क्या होगा, बारंबारता बहुभुज को निरूपित करता है, निरूपित करता है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या आपने बस इसके अंदर का जो सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है, माध्य बहुलक माध्यिका है, चित्र और बारंबारता बहुभुज, इसके अंदर मोटे मोटे टाइप के जो मैंने प्रश्न है वो आप लोगों को सारे करवा दिए। अब इसके अंदर क्या बहुपद है या इसके अंदर क्या ग्राफ टाइप के, उस तरह की जो प्रश्न है उसके अंदर के वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, वो आपके ग्रुप के अंदर मैंने पहले भेज दी है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या टाइम निकाल के और इसका अभ्यास कीजिएगा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाएगी, ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या आप लोगों से इसके अंदर का रिक्वेस्ट है, इसके अंदर का इस वीडियो को और पीछे वाले जो आपसे सिलेबस से संबंधित वीडियो है उसके अंदर का उनको एक बार भी अगर आपने नज़र डाली है, और मोटी मोटी चीज़ें जैसे आज मैंने बनाई है, इसके अंदर क्या लगभग छोटे छोटे टाइप के प्रश्न है, ये 2 नंबर 3 नंबर टाइप के प्रश्न है, उसके अंदर क्या मैक्सिमम जो अपने पास आने वाले हैं वो उसके अंदर क्या मैंने अच्छी तरह से डाल दी है। तो एक तो इसके अंदर का बहुपद की जो वीडियो है, इसके अंदर क्या 3-4 वीडियो बनी हुई है, उसमें से देख लेना आपके इसके अंदर क्या होगा। आपने वैसे इसके अंदर क्या वैसे एग्जाम्पल के तौर पर छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को, फिर इसके अंदर क्या वापस रिपीट कर दूँ। हमारे पास में एफ एक्स इजिकल टू या पी एक्स इजिकल टू कोई बहुपद दिया है, ये 5-7 प्रश्न में वापस रिपीट कर देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने बस इसके अंदर ये मान दे दिया ई एक्स प्लस बी, ई एक्स प्लस बी, तो एक्स की सबसे बड़ी घात अगर एक आती है तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। और अगर आपने पास इसके अंदर एक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो हमारे पास इसके अंदर अगर 2 आती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, द्विघात बहुपद कह देते हैं। और सबसे बड़ी घात अगर आपने पास इसके अंदर अगर 3 आ जाती है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। बाकी ये पीछे जो वीडियो बनी हुई है उनको थोड़ा सा देख लेना ताकि आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस निकले। अब सबसे बड़ी रेखिक बहुपद है, उसकी सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है, ये जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या बहुपद ये है एक्स स्क्वायर माइनस पाई बटे 2 गुणा एक्स और प्लस 5। तो किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो एक तो इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुपद की घात, तो सबसे बड़ी जो घात आएगी वो बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी, 1 है, इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये बहुपद की घात कहलाती है। एक तो इस तरह का प्रश्न 100% आता है। एक आपने बस इसके अंदर का ये प्रश्न पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक इधर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इसका गुणांक कितना वो 1 हो गया।
एक्स का गुणांक पूछ ले तो निशान साथ में लेना है, ये -π/2। अगर यहाँ पे प्लस है तो +π/2 लिख देंगे। अचर पद कह दे, अचर पद कौन सा है, ये अपने पास इसके अंदर का ये पद हो गया। तो एक तो बहुपद की घात वाला प्रश्न, एक अपने पास इसके अंदर का कोई भी अपने पास जो पद दिया है x² का गुणांक या x का गुणांक, इस तरह का प्रश्न अपने पास इसके अंदर का 100% पूछे जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर क्या होगा, एक अपने पास इसके अंदर का ये इस टाइप की छोटी सी स्थिति। और देखिए आप अपने पास कोई भी बहुपद दिया है, एक तो होता है अचर बहुपद, इसकी आपको घात पूछ लेते हैं। एक इसके अंदर का शून्य बहुपद, उसकी घात पूछ लेते हैं। एक हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, रेखिक बहुपद की घात पूछ लेते हैं। एक इसके अंदर क्या होगा, द्विघात बहुपद है, उसकी घात पूछ लेते हैं। तो द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात तो 2 होती है, रेखिक बहुपद है उसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, और अचर बहुपद होती है उसकी घात क्या होती है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया। तो कोई भी संख्या अगर ऐसी आ जाए ना, तो इस संख्या के अंदर x की पावर 0 से अगर गुणा करते हैं तो x की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का अचर बहुपद है, उसकी घात हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, 0 होती है। और शून्य बहुपद है वो जिसके अंदर का जिसमें सिर्फ शून्य आता है, अचर तो ये भी है, अचर ये भी है, परंतु इसके अंदर का ये जो संख्या होती है जिसमें शून्य को छोड़ के जो अचर पद आता है उसको अचर बहुपद कहते हैं, उसकी घात हमेशा शून्य होती है। और शून्य बहुपद होता है उसकी घात अपने पास इसके अंदर क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो ये इसके अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप अच्छी तरह से याद रखना, इसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। और फिर इसके बाद में इसके अंदर के छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर के इस तरह के पूछे जाते हैं कि अपने पास इसके अंदर का जैसे कोई भी बहुपद दे दिया है, अब कहते हैं कि इसके अंदर का x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करो, या x बराबर 0 पे इसका मान ज्ञात करो, या x बराबर 2 पे इसका मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे x की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 का वर्ग -2 गुणा 1, तो 1 का वर्ग 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, ये फायदा है, ये घाटा है, तो 1 रुपये का घाटा हो गया। ये हमारे पास आपका आंसर हो गया। x बराबर 0 पे मान पूछेंगे तो क्या लिखोगे, x की जगह यहाँ पे 0 लिख देना, तो 0 का वर्ग -2 गुणा 0, 0 का वर्ग कब ले, 0 का 0 से गुणा, तो 0 और 0 को 2 से गुणा किया 0 = 0। x बराबर 2 पे मान पूछ ले तो क्या लिखोगे, 2 का वर्ग -2 गुणा 2, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, और इसके अंदर कितना होगा 2 - 2 4 बराबर 0। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर अपने पास का x का कोई भी मान रखने पर, जैसे x बराबर 0 रखने पर मान 0 आ रहा है, x बराबर 2 रखने पर मान 0 आ रहा है, तो x का कोई भी मान रखने पर जिससे इसका मान 0 आता है वो x का जो मान होता है, x का एक मान तो 0 है और एक x का मान 2 है, तो ये दो मान ऐसे हैं जिसको रखने पे ये मान 0 आता है। x का मान 1 रखने पे ये मान क्या है, 0 नहीं आ रहा है। तो x का जिस मान रखने पर ये मान 0 आता है वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके शून्य कहलाते हैं, वो इसके शून्य कहलाते हैं। तो x का मान रखने पर अगर जिस संख्या का मान 0 आता है वो इसका शून्य कहलाता है। तो x बराबर 0 और 2 तो क्या होंगे, ये जो px बहुपद है उस बहुपद के शून्य होंगे, और जिसके अंदर मान 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 रखने पे 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1 हमारे पास इसके अंदर का इसका शून्य नहीं होगा। और एक इसके अंदर का छोटा सा प्रश्न इसके अंदर का ये आपको और ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ पैट प्रश्न है ये लगभग पूछे जाते हैं। अगर आपने बस इसके अंदर कहते हैं कि बहुपद दे दिया है तो x² - x, एक बहुपद आपने को दे दिया है x - 1/x, एक आपने पास इसके अंदर का बहुपद आपने को दे दिया है x - x का वर्गमूल। अब इसके अंदर कहते हैं कि कौन सा इसमें बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो x की जो पावर होती है, x की जो घात होती है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जिसमें पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3। तो इसका मतलब जिसमें घात, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये संख्या लिखी है तो x इस पावर को ऊपर लाऊंगा तो x की पावर -1 होगी, x यहाँ पे x का वर्गमूल है, इसका पावर क्या होगी, 1/2 होगी। तो जिस संख्या में x की पावर माइनस में आ जाती है या बटे में आ जाती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो ये दोनों क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, साथ में अगर अचर पद दे दिया है तो x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो x² x और अचर पद अगर आ गया तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या बहुपद कहलाएगा। x की पावर अगर ऋणात्मक आ गई है या x की पावर बटे में आ गई है, अगर x की पावर माइनस में आ गई है किसी पद में, या x की पावर अपने उसके अगर बटे में आ गई है तो वो अपने पास इसके अंदर बहुपद नहीं होता है। तो इस तरह के इसके अंदर का 3-4 विकल्प देके आपको पूछ लेंगे कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है।
तो इस तरह के प्रश्न इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे इसके अंदर क्या मैंने छोटे प्रश्न है वो बनने वाले सारे टाइप के जो प्रश्न है वो आप लोगों को अभ्यास करवा दिए। और इसके अंदर क्या होगा, ये कौन सा बिंदु किस निर्देशांक के अंदर आता है या ग्राफ टाइप के जो प्रश्न है वो पहले मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इसके अंदर डाली हुई है, उनका थोड़ा सा और सहयोग ले लीजिएगा। आज वाली जो इसके अंदर के वीडियो इसके अंदर के जो मैंने बनाई है उसके अंदर क्या होगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपके छोटे छोटे प्रश्न है वो लगभग सारे टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पीछे वाली 1-2 वीडियो उसके अंदर और देख लेना जो इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको निश्चित तौर के पर इस चीज़ का आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद में मेरी आप लोगों से इसके अंदर का हाथ जोड़ के विनती मान लीजिएगा आप लोग कि जो विद्यार्थी इसके अंदर क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मैं छोटी क्लासों की वीडियो उसके अंदर क्या होगा ये छुट्टियों के अंदर बनानी शुरू करूँगा। तो 20-20, 25-25 मिनट की जो वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर आपका जो बेस है ना छोटी क्लासों का वो ठीक हो जाएगा। और वो अगर ठीक हो गया तो आप इसके अंदर के निश्चित तौर के पर क्या 1 महीने के अंदर क्या आप अपने आप के अंदर के खुद महसूस करने लग जाओगे कि गणित तो सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर क्या अगर आप इस तरह की थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपका 10वीं के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों से इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ में आप लोगों को इसके अंदर आने वाली परीक्षा के लिए इसके अंदर शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट।